नमस्कार दोस्तों, JNKB इंग्लिश चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम अंग्रेजी के इडियम्स एंड फ्रेजेस और उनके अर्थों के बारे में पढ़ेंगे। यह इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला शब्द है लीव नो स्टोन अनटर्न। इस ईडियम का अर्थ हमको दिए गए ऑप्शंस में से देखकर चुनना है। लीव नो स्टोन अनटर्न का हिंदी अर्थ होता है कि हर संभव कोशिश करना। कोई काम करने के लिए आपको हर संभव प्रयास जब आप करते हैं, जब कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं बच जाता जो आपने ट्राई नहीं किया हो, उस स्थिति में हम लीव नो स्टोन अनटर्न ईडियम का उपयोग करते हैं। सो अब देखते हैं कि इसका हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। ऑप्शन बी, लीव द पाथ हाफ वे। ऑप्शन सी, नॉट मेक इनफ एफर्ट्स। या ऑप्शन डी, टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था, लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब हर संभव कोशिश करना, हर मुमकिन प्रयास करना। सो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। देखते हैं आंसर, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। और अच्छे से याद करने के लिए हम इसका एक सेंटेंस में यूज देखते हैं। सो द सेंटेंस इज, द रिसर्चर लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन हर सर्च फॉर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि जो रिसर्चर था उसने कोई भी कोशिश ऐसी नहीं छोड़ी जो हो सकती थी किसी चीज़ को ढूंढने में, किसी चीज़ के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ढूंढने में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट ईडियम इज वेट बिहाइंड द ईयर। इसका अर्थ होता है एक यंग एंड अनएक्सपीरियंस पर्सन। ऐसा व्यक्ति जो उम्र में भी कम हो और उसको किसी भी फील्ड का या जिस भी फील्ड में वो कोशिश कर रहा है उसका अनुभव ना हो, एक जवान अनुभवहीन व्यक्ति। सो अब देखते हैं हमारे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस इससे मैच करता है। ऑप्शन ए इज स्किलफुल, जिसका मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई गुण हो, कोई स्किल हो। ऑप्शन बी, यंग एंड रिच विथ एक्सपीरियंस। यंग तो है लेकिन रिच विथ एक्सपीरियंस, इस को काफ़ी सारा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस। यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी, यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस। एंड ऑप्शन डी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन डी इज हियरिंग इम्पेयर्ड। हियरिंग इम्पेयर्ड का मतलब जो व्यक्ति ठीक से सुन नहीं सकता हो, या जिसे हम हिंदी में बहरा भी बोलते हैं, जिसकी सुनने की क्षमता ना के बराबर होती है। सो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस। ऑप्शन सी, आंसर इज ऑप्शन सी, यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस। इसका एक सेंटेंस में इस्तेमाल भी देख लेते हैं जिससे कि यह और अच्छे से हमको क्लियर हो जाए। आई कांट बिलीव दे डिसाइडेड टू प्रमोट कैली। इफ यू आस्क मी, आई थिंक शी इज स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स। मतलब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बोल रहा है, आई कांट बिलीव दे डिसाइडेड टू प्रमोट कैली। मतलब ये दोनों व्यक्ति मिल के एक थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है कैली, और पहले व्यक्ति को विश्वास नहीं हो रहा है कि कैली का प्रमोशन हो गया है, क्योंकि पहला व्यक्ति दूसरे से बोल रहा है कि इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछें,
तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, शी इज़ मतलब कैली के बारे में बात हो रही, शी इज़ स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स, मतलब उसके अनुसार वह जो कैली है, शी इज़ स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स, मतलब शी इज़ यंग एंड इज़ विदाउट मच एक्सपीरियंस, उसको वह कम उम्र की अनुभवहीन व्यक्ति है। आइए बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट इज टू एयर डर्टी लिनन इन पब्लिक। इस मुहावरे का अर्थ होता है कि हमारी जो निजी बातें होती हैं, प्राइवेट बातें होती है किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच की या किसी परिवार की, उनके बारे में सभी के सामने या पब्लिक फोरम में या जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हों, उनके सामने उन प्राइवेट बातों को करना, उन व्यक्तिगत निजी बातों को करना, जो कि जाहिर सी बात है किसी को भी ज़्यादा पसंद नहीं होता है। सो अब देखते हैं कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इस मुहावरे का सही आंसर है। ऑप्शन ए, टू हैंग आउट क्लॉथ्स इन ओपन। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो कपड़े हैं आप उन्हें खुले में डालें या फिर खुले में सुखाएं, तो ये ऑप्शन ए सही नहीं है। ऑप्शन बी, टू स्टैंड अप एंड फाइट, मतलब खड़े होकर लड़ाई करना या किसी बात का विरोध करना, तो ऑप्शन बी भी सही नहीं है। ऑप्शन सी, टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक, ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा कि आप डिस्कस कर रहे हैं अपने प्राइवेट अफेयर्स, मतलब निजी बातें, इन पब्लिक, बहुत सारे लोगों के बीच में या पब्लिक फोरम्स में। सो आंसर इज ऑप्शन सी। एंड इसको और अच्छे से समझने के लिए एक सेंटेंस में इसका उपयोग देखते हैं। आई हेट गोइंग टू फैमिली रीयूनियंस बिकॉज माई अंकल ऑलवेज एयर्स हिज डर्टी लिनन इन पब्लिक एंड वी ऑल फील एम्बेरस्ड फॉर माई ऑन्ट। एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं फैमिली रीयूनियंस में जाना ज़्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि उसके जो अंकल हैं, माय अंकल ऑलवेज, हमेशा, एयर्स इज डर्टी लिनन इन पब्लिक, मतलब अपने जो घर की प्राइवेट बातें होती हैं या जो दो व्यक्तियों, पति पत्नियों के बीच की जो प्राइवेट बातें होती हैं, निजी बातें होती हैं, वो पब्लिक में सबके सामने बोलते हैं। एंड हम सबको इसकी वजह से एम्बेरसमेंट फील होता है, और विशेषकर मेरी आंटी के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनकी पत्नी को इस बात का बुरा लगता है और हम सभी को इसका दुख होता है। तो ये इस मुहावरे को समझने के लिए एक अच्छा सेंटेंस था। फैमिली रीयूनियंस का मतलब होता है कि फैमिली जहाँ पे वापस मिलती हो, सब लोग एक दूसरे के से काफ़ी समय बाद मिलते हों, तो ऐसे इवेंट को रीयूनियन बोलते हैं। आजकल स्कूल रीयूनियन भी होती है, कॉलेज रीयूनियन भी होती है, जहाँ पे सब स्कूल के फ्रेंड्स जो काफ़ी समय पहले उस स्कूल में एक साथ पढ़े थे फिर से मिलते हैं, या ऐसा ही कॉलेज में होता है। चलिए अंक बढ़ते हैं अगले मुहावरे की ओर। नेक्स्ट इज बाइट योर टंग। इसका अर्थ होता है, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि जब आप चुप रहना पसंद करते हैं या आपको किसी परिस्थिति में या किसी स्थिति में चुप रहना ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत बोलने के, या आपको फोर्सफुली सिचुएशन को सुधारने के लिए चुप रहना पड़ता है। सो बाइट योर टंग का अर्थ होता है टू शट अप, टू कीप ए माउथ। आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, नहीं, इसका अर्थ होता है कि ऐसी कोई बात जिसको समझा ही ना जा सके। सो इस मुहावरे के अर्थ से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी, गेट ब्रूसेस इन द माउथ, मतलब कि आपके मुंह के अंदर या मुंह पर आपको कुछ घाव हो जाए या कुछ कट जाए, वो भी इसका सही अर्थ नहीं है। ऑप्शन सी, टॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये ठीक इसका विपरीत अर्थ है कि जब आप
कुछ चुप रहना होता है, और आप ऑप्शन सी कह रहा है कि आप बहुत लंबे समय तक बात करें. सो ऑप्शन सी इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन डी शुड बी राइट, विच इज़ बाय स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग. मतलब आप अपने आप को कुछ कहने से रोक लें, अपना मुंह बंद रखें. सो स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. Usage in a sentence: I wanted to tell him exactly what I thought of him, but I had to bite my tongue. एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को यह बताना चाह रहा था कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, बट आई हैड टू मतलब मुझे करनी पड़ी. आई हैड टू बाइट माई टंग मतलब मुझे अपना मुंह बंद रखना पड़ा, या फिर मैंने उस समय वह बात नहीं बोली. आइए बढ़ते हैं अगले इडियम की ओर. नेक्स्ट इज़ टू ग्रीस दी पाम. इसका अर्थ होता है कि आप किसी को रिश्वत दें, ब्राइब दें, या फिर कुछ ऐसा फेवर दें विच इज़ अगेंस्ट लॉ, विच इज़ अगेंस्ट रूल, टू गेट समथिंग डन. जो आप काम करवाना चाहते हैं वो करवाने के लिए आप किसी को रिश्वत दें, या फिर कुछ एक ऐसी चीज़ करें विच इज़ अगेंस्ट लॉ. सो ऑप्शन A is not correct. To give support, you are not supporting that individual. To give a message, you are not also messaging that individual. आप उसको मैसेज भी नहीं दे रहे हैं. To cheat someone, आप cheat रूल के साथ कर रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कर रहे हैं. सो ऑप्शन सी भी सही नहीं होगा. ऑप्शन डी इज करेक्ट, विच इज टू ब्राइब समवन. एक इस वाक्य में इसका उपयोग देख लेते हैं. यू शुड नॉट ग्रीस द पाम ऑफ एनीवन टू रूट आउट करप्शन. मतलब आपको अगर भ्रष्टाचार दूर करना है तो आपको कभी भी किसी को ब्राइब नहीं देनी चाहिए, कोई रिश्वत खोरी या ऐसे किसी कार्य को बढ़ावा नहीं देना चाहिए. आइए बढ़ते हैं अगले इडियम की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर. वंस इन अ ब्लू मून. इसका अर्थ होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही रेयरली होती हो, बहुत कम होती हो, या बहुत लंबे समयावधि के बाद होती हो, बहुत लंबे टाइम गैप के बाद होती हो, बहुत ओकेजनली होती हो, उसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून. सो ऑप्शन ए एन इमेजिनरी सिचुएशन इट इज़ नॉट करेक्ट. ऑप्शन बी फीलिंग सैड, मतलब आप उदास महसूस कर रहे हैं, वो भी नहीं. ऑप्शन सी ब्यूटीफुल साइट, एक सुंदर चित्र या सुंदर कलाकृति, वो भी इसका ऑप्शन नहीं होगा. ऑप्शन डी टू हैपन वेरी रेयरली, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. एंड इसका एक वाक्य में इस्तेमाल हम देखते हैं. यूसेज इन ए सेंटेंस: आई एम वेरी केयरफुल अबाउट what I eat, so it's only once in a blue moon I eat fast food. एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं अब जो खाता हूँ उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता हूँ, बहुत ज़्यादा सोचता विचारता हूँ, सावधानी बरतता हूँ, और यही कारण है कि वंस इन ए ब्लू मून मतलब बहुत ओकेजनली या बहुत कम, बहुत रेयरली मैं फ़ास्ट फूड खाता हूँ, क्योंकि फ़ास्ट फूड जैसा कि बताया जाता है सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. टू डाई इन हार्नेस. इसका अर्थ होता है कोई व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी के समय उसकी मृत्यु हो जाए, अपना ड्यूटी परफॉर्म करते करते, अपना कार्य करते करते उसकी मृत्यु हो जाए, ऑफिस के समय पे मृत्यु हो जाए, तो उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस. या जैसे हमारे आर्मी के या डिफेंस के जो जवान होते हैं जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, उस समय डाई इन हार्नेस इडियम का इस्तेमाल किया जाता है. सो ऑप्शन ए डाई अर्ली इज़ नॉट करेक्ट. ऑप्शन बी डाई आफ्टर डूइंग वर्क इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट, बिकॉज आप काम करने के बाद नहीं, काम करने के वक्त या ड्यूटी पे होते वक्त आप you pass away, one passes away. So option B is also not correct. Option C, to die while on duty, yes, this is the correct option, because when someone is on duty, he or she has passed away. Die peacefully, option D, it is not relevant, because पीसफुल होना या नहीं होने से इसका कोई संबंध नहीं है.
इसका एक वाक्य में उपयोग देखते हैं। He died in harness in 1978, having already decided not to stand again. किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो 1978 में अपनी ड्यूटी के वक्त उसका निधन हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विथ फ्लाइंग कलर्स। विथ फ्लाइंग कलर्स मुहावरे का अर्थ होता है कि आप कोई एक काम में, कोई एक कठिन काम में स्पेशली आपने बहुत अच्छा किया हो, बहुत एक्सेप्शनली अच्छा काम किया हो और आप उसमें बहुत अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करके लाए हों, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हों, तो उसके बारे में कहा जाता है यू हैव डन दैट वर्क विथ फ्लाइंग कलर्स। सो इन दिए हुए ऑप्शंस में से इनके बारे में चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए इज़ फ्लाई हाई, इट इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी इज़ doing exceptionally well, yes this is the correct option because आपने बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित रूप से उस काम को अच्छे ढंग से अंजाम दिया है, उसमें बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की है। ऑप्शन सी कलरफुल इज अगेन नॉट द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन डी वर्क वेरी हार्ड इज अगेन नॉट द करेक्ट ऑप्शन। एंड इसका किसी वाक्य में इस्तेमाल देखते हैं। यूसेज इन ए सेंटेंस, ही पास्ड द टेस्ट विथ फ्लाइंग कलर्स। किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जिसने कोई टेस्ट काफ़ी अच्छे से पास किया। सो जब कोई बहुत अच्छे से किसी एग्ज़ाम में पास हो जाता है, स्पेशली एक लिखित परीक्षा या किसी भी तरीके की परीक्षा में, और बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, तो उसे कहते हैं कि यू हैव पास दैट टेस्ट विथ फ्लाइंग कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बेल द कैट। इसका अर्थ होता है कि आप एक जो रिस्क है या एक जो कठिन काम है, उस कठिन काम को आप सामने से फेस करें, उसको, उस कठिन स्थिति का सामना करें, उस कठिन कार्य का को करने का जिम्मा उठाएं। उसका अर्थ होता है टू बेल द कैट। सो ऑप्शंस देखें तो फेसिंग एनिमी एक ऑप्शन है, लेकिन इसमें शत्रु के बारे में बात हो रही है। हमने यहाँ शत्रु के बारे में नहीं बल्कि एक कठिन काम या एक मुश्किल काम को करने के बारे में बात की है। सो ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी टू फेस द रिस्क, यस दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज जो रिस्क या जो खतरा था या जो कठिन काम था आपने उसको सामने से फेस किया। सो टू फेस द रिस्क इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी मेक फ्रेंडशिप इज़ नॉट करेक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मनमुटाव या झगड़ा, या फिर जिसमें किन्हीं दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एग्रीमेंट ना हो रहा हो। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट यूसेज इन अ सेंटेंस। पॉलिटिशियन शुड बी ब्रेव इनफ टू बेल द कैट एंड जॉइन फोर्सेस टू टेकल द नेशनल टास्क्स। ये हमारे पॉलिटिशियंस या राजनेताओं के लिए बात हो रही है कि दे शुड बी ब्रेव इनफ, मतलब कम से कम इतने बहादुर तो होने ही चाहिए कि दे शुड बी ब्रेव इनफ टू बेल द कैट, मतलब वो उनको जो रिस्क है नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए और जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस करती हैं, सो दे शुड बी ब्रेव इनफ टू बेल द कैट एंड जॉइन आर्म फोर्सेस, मतलब उनको भी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करके नेशनल टास्क, इम्पोर्टेंट टास्क या राष्ट्र सुरक्षा के जो कार्य हैं वो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्न अ डीफ ईयर। इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बात पर, किसी भी कार्य पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। कोई अगर आपसे बोल भी रहा है तो आप उस बात को नज़रअंदाज कर दें, सुन के अनसुना कर दें, कोई उस बात को आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। सो इस स्थिति में टर्न और डीफ ईयर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए टू पे अटेंशन, ये इसका विपरीत अर्थ है। सो ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू एनीथिंग, you are just listening it and not doing something about it. So option B again is not correct because it is talking that you are listening it carefully, but on the other hand you are not. Option C to make someone deaf, ये भी गलत है। और option D to pay no heed, yes this is the correct option because you are not paying any attention. heed का मतलब भी attention होता है, it is a synonym of attention. So you are not paying any kind of heed to what some
other person is saying. So turn a deaf ear usage in a sentence. In the past they have tended to turn a deaf ear to such requests. किसी के बारे में बात हो रही है जो जिन्होंने पास्ट में भी इस तरीके की या किसी टाइप की रिक्वेस्ट्स पे कोई अटेंशन नहीं थी. सो दे हैव टेंडेड टू टर्न अ डीफ ईयर, मतलब उस बात पे ध्यान नहीं दिया. नेक्स्ट इज इन अ पिकल. इन अ पिकल का अर्थ होता है इन ट्रबल या एक मुश्किल परिस्थिति में होना. सो ऑप्शन ए इन जुबिलेशन इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन बी इन ग्रेट पेन इज अगेन नॉट करेक्ट, बिकॉज आप मुश्किल में हैं, आपको दर्द हो रहा है या नहीं ये गलत बात है. ऑप्शन सी इन ट्रबल, yes, this is the correct option because when you are in pickle you are in trouble. You often deep sorrow मतलब गहरा दुख है, वो एक अलग बात है कि अगर आप मुश्किल में हैं और आपको दुख हो रहा है या नहीं. सो usage in a sentence, you left us in a real pickle when you left the concert without telling us. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोल रहा है कि आपने हमें बड़ी परेशानी में डाल दिया था जब आप एक मीटिंग में से हमें बिना बताए चले गए. You left us without telling us, मतलब आपने हमको पूर्व में सूचना नहीं दी और आप चले गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू थिक एंड थिन. इसका अर्थ ये होता है कि हर परिस्थिति में सहायता करना. जब कोई व्यक्ति आपकी या कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की या किसी व्यक्ति विशेष की हर परिस्थिति में, अच्छे में बुरे में, हर तरह की सिचुएशन में उसका साथ देता है, उसकी मदद करता है. सो ये कहा जाता है कि आपने उनको सपोर्ट किया, उनकी हेल्प की हर तरीके की परिस्थिति में, वो चाहे अच्छी हो या चाहे बुरी हो. सो ऑप्शन ए पासिंग थ्रू अ थिक फॉरेस्ट इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज आप जंगल से नहीं जा रहे हैं, आप किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं. ऑप्शन बी टू बी scared of small dangers, this is again not correct. Option C support under all circumstances, yes, this is the correct option because आप हर स्थिति में किसी की मदद कर रहे हैं. एंड ऑप्शन डी टू बी हार्ड हार्टेड इन द टाइम ऑफ लॉस, नहीं, आप ये तो इसका विपरीत अर्थ हुआ. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. इसका एक वाक्य में इस्तेमाल देखते हैं. माई बेस्ट फ्रेंड इज सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड, मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी हर परिस्थिति में मेरी सहायता की है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट स्नेल स्पेस. इसका अर्थ ये होता है, स्नेल का मतलब होता है घोंगा, जो बारिश के दिनों में हम नॉर्मली देखते हैं. सो स्नेल कहा जाता है एक ऐसा छोटा सा जंतु होता है जो बहुत धीरे धीरे चलता है. तो उसी से ये डिराइव किया गया है. स्नेल स्पेस मतलब एक घोंगा जो काफ़ी धीरे चलता है. सो कोई भी काम आप जो कर रहे हैं वो काफ़ी धीरे कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति जो कर रहा है वो बहुत धीरे धीरे कर रहा है कि उस काम में कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, कोई वो काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो उसके बारे में ऐसी स्थिति में स्नेल स्पेस, एट स्नेल स्पेस इस इडियम का इस्तेमाल किया जाता है. ऑप्शन ए टू बी वेरी परसिस्टेंट इज़ नॉट करेक्ट. ऑप्शन बी डू समथिंग वेरी स्लोली, यस, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज आप या कोई भी उस काम को बहुत धीरे धीरे, बहुत धीमी गति से कर रहा है. ऑप्शन सी कीप योर मूव सीक्रेट, नॉट करेक्ट. ऑप्शन डी डू समथिंग वेरी केयरफुली इज़ अगेन नॉट करेक्ट. इसका एक उदाहरण देख लेते हैं. द रोड्स वर फुल ऑफ ट्रैफिक एंड वी वर ट्रेवलिंग एट अ स्नेल्स पेस फॉर 2 hours. मतलब कोई व्यक्ति जो ट्रैफिक में रोड पे जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण वह 2 घंटे तक उस ट्रैफिक में फंसे रहे और बहुत धीरे धीरे, जब आपने भी देखा होगा कि जब ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ पाते हैं. ऐसी स्थिति में स्नेल स्पेस मतलब बहुत धीमी स्पीड से हम आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन इस कैरी ऑन. इसका अर्थ होता है कि आप कोई भी काम कंटिन्यू करते रहें, आगे बढ़ते रहें किसी भी टास्क में या किसी भी स्थिति में. उस सिचुएशन में कैरी ऑन इडियम का या फ्रेज का उपयोग किया जाता है. सो ऑप्शन बी कंटिन्यू इज़ करेक्ट. ऑप्शन ए ब्रिंग इज़ नॉट करेक्ट. सी कंप्लीट समथिंग इज़ अगेन नॉट करेक्ट. एंड डी टू टेक इन इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. इसका एक वाक्य में इस्तेमाल देखते हैं.
यूसेज इन ए सेंटेंस, दे विल कैरी ऑन विद देयर प्लान, मतलब वो लोग अपने जो प्लान है उस प्लान के साथ कंटिन्यू करेंगे, उस प्लान को जारी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट का अर्थ होता है कि एक ऐसा किसी एक गंभीर समस्या का या किसी समस्या का एक ऐसा समाधान जो बहुत महंगा है और सबसे आखिरी विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कि अब इस विकल्प के बाद अब कोई ऑप्शन बचा ही ना हो और यही उसका समाधान हो सकता है किसी भी समस्या का। सो इट इज़ द लास्ट ऑप्शन, मतलब वो उसके बाद अब आपके पास और कोई विकल्प या और कोई रास्ता या उस समस्या से निदान पाने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं हो। सो उस स्थिति में सिल्वर बुलेट ईडियम का इस्तेमाल किया जाता है। सो आइए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए, अ वेरी एक्सपेंसिव सॉल्यूशन, यूज्ड ओनली इज द लास्ट मेजर। यही करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यह एक ऐसा इट इज़ एन एक्सपेंसिव सॉल्यूशन, मतलब वो एक जो आप निराकरण कर रहे हैं समस्या का वो महंगा भी हो सकता है, और इसके बाद लास्ट मेजर मतलब इसके बाद आपको और विकल्प शेष नहीं है। सो ऑप्शन बी, सिंपल एंड सीमिंगली मैजिकल सॉल्यूशन टू अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, it is not correct because it is a very expensive solution and it is the last possible option. Now option C, a solution which is worse than the problem, नहीं, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी, a thing of beauty but which is actually deadly, irrelevant है ये। एंड अब इसका वाक्य में इस्तेमाल देखते हैं। यूसेज इन सेंटेंस, देयर वाज नो सिल्वर बुलेट दैट कुड हैव प्रिवेंटेड द एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज़ का मतलब ये होता है कि कुछ वेदना या कुछ ऐसी घटना, अलोकप्रिय घटना या ऐसी समस्या जैसे कि बाढ़, भूकंप। सो ऐसा अब इस वाक्य में ये कहा जा रहा है कि देयर वाज नो सिल्वर बुलेट दैट कुड हैव प्रिवेंटेड द एट्रोसिटी, मतलब जिसने रोक लिया होता, ऐसा कोई भी समाधान नहीं था जो इस घटना को या इस दुर्घटना को या इस बुरी स्थिति को सुधार सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ होप। इसका अर्थ ये होता है कि जब आप एक मुश्किल परिस्थिति में हो तो आपको ऐसा लगे कि कोई सॉल्यूशन आपको मिला है, कोई सॉल्यूशन मिलने का आपको चांस दिखा है, आपको एक सिल्वर लाइनिंग दिखी हो, कोई एक उम्मीद मिली हो, या आपको कुछ आशा हो कि कुछ समाधान निकलने वाला हो कोई कार्य करने से, कोई एक्शन लेने से। सो उस स्थिति में अ रे ऑफ होप ईडियम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं इसके, इवन इन अ वेरी बैड सिचुएशन वन शुड ट्राई टू सी गुड थिंग, नहीं, ये सही उत्तर नहीं है। ऑप्शन बी, गुड डेज आर श्योर टू फॉलो डिफिकल्ट वंस, दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी, बी वेरी हैप्पी इवन इफ द रीजन इज वेरी स्मॉल, इज ऑल्सो नॉट करेक्ट ऑप्शन। या ऑप्शन डी, समथिंग दैट प्रोवाइड्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज यही आपको कोई एक उम्मीद, ऑप्टिमिज्म किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से निकलने की देती है। सो दिस ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड यूसेज इन ए सेंटेंस, देयर इज़ ऑलवेज ए रे ऑफ होप फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, मतलब आने वाले भविष्य के लिए आप हमेशा आशान्वित रहते हैं, हमेशा होपफुल रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। इसीलिए इस स्थिति में इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि हमेशा आपको आने वाले भविष्य के लिए आशान्वित रहना चाहिए और ये मानना चाहिए कि हमेशा आने वाला भविष्य में वी विल हैव अ रे ऑफ होप, वी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। नेक्स्ट इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। इसका अर्थ ये होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कंजूस हो, जो पैसे खर्च नहीं करता हो। माइसर एक और वर्ड होता है। सो आइए बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए, अ पावरफुल पर्सन, दिस इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी, अ माइसर, ये देखिए यहाँ पे माइसर का इस्तेमाल किया हुआ है। सो माइसर इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। एंड as we can see, option B is the correct answer. Option C, a close friend, and option C, a cowardly person. These two are not correct answers. And now let's go to the usage part. So usage in a sentence, my
नेबर इज सच ए क्लोज फिस्टेड पर्सन एज ही डजंट स्पेंड एनी मनी। मेरा जो पड़ोसी है वो बहुत ज़्यादा क्लोज फिस्टेड पर्सन है, मतलब बहुत ज़्यादा कंजूस है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि वो कभी भी कोई पैसा खर्चा नहीं करता है। सो इस स्थिति में क्लोज फिस्टेड पर्सन का इस्तेमाल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन का मतलब होता है ऐसा कोई चीज़ जो बार बार होती हो, बहुत जल्दी होने की उसकी फ्रीक्वेंसी हो, हर बार एक निश्चित समयावधि के बाद होती हो, उस स्थिति में टाइम एंड अगेन मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दैट केस इज बी, विच इज़ ऑफन। ऑफन का मतलब जो ऐसी चीज़ जो बार बार होती हो, हर समय होती हो, या फिर एक निश्चित समय के बाद निश्चित रूप से होती हो। सो ऑफन। ऑलवेज और ऑफन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑलवेज ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ऑफन है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकता है यहाँ पे, लेकिन ये समझना है हमें, ऑलवेज का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हमेशा होती हो, तो उस स्थिति में हम ऑलवेज का यूज़ करते हैं। लेकिन ऑफन में हर बार होती हो या फिर कई बार होती हो, उस टाइम हम ऑफन का इस्तेमाल करेंगे या टाइम एंड अगेन का इस्तेमाल करेंगे। समटाइम्स मतलब कभी कभी होने वाली, और रेयरली मतलब बहुत कम, ओकेजनली होने वाली, वंस इन अ ब्लू मून जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उस समय होने वाली के लिए रेयरली का इस्तेमाल। सो इसका वाक्य में इस्तेमाल, आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन टू लॉक बोथ द डोर्स बिफोर यू लीव। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोल रहा है कि मैंने आपको बार बार बोला है, बहुत बार बोला है कि आप दरवाज़ा बंद करें जाने से पहले। नेक्स्ट, टू पुट एन एंड टू, इसका अर्थ ये होता है कोई किसी भी टास्क को, किसी भी कार्य को आप बंद कर दें, उसको स्थगित कर दें, उसको स्टॉप कर दें। सो इस स्थिति में पुट एन एंड टू इडियम का इस्तेमाल होता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कंटिन्यू इज नॉट करेक्ट, बी स्टार्ट इज नॉट करेक्ट, सी स्टॉप, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज इन्फोर्स, मतलब फिर से कोई कार्य शुरू करना है, या जो ऐसा कार्य या स्थिति जब कोई क्रिया कंटिन्यूएशन में होती तो उस टाइम पे इन्फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो ऑप्शन सी स्टॉप इज करेक्ट। एंड यूसेज इन अ सेंटेंस, द न्यू मेयर वाउ टू पुट एन एंड टू वायलेंस। मेयर मतलब महापौर, किसी शहर का नया महापौर ने वाउड मतलब शपथ ली, वाउ मतलब शपथ लेना, वाउड शपथ लेने का सेकंड जो क्रिया होती है वाउ, उसका सेकंड फॉर्म है वाउड टू पुट एन एंड टू दी वायलेंस, मतलब उसने हिंसा को खत्म करने की शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मतलब यह जब होता है जब आप कोई काम लास्ट मोमेंट पे कोई काम करते हैं, उस स्थिति में 11th आवर का इस्तेमाल होता है, इस इडियम का इस्तेमाल होता है। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एट 11 o'clock नहीं, ये सही उत्तर नहीं है। ऑप्शन बी एट द रॉन्ग टाइम, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जब आप कोई काम सबसे आखिरी मौके पे करते हैं, आखिरी वक्त पे करते हैं। सो एंड ऑप्शन डी एट द इनिशियल मोमेंट नहीं, ये इसका विपरीत अर्थ ही है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका एक वाक्य में इस्तेमाल देखते हैं, वी रिसीव द सिग्नेचर एट द 11th आवर, मतलब आपने किसी व्यक्ति के साइन या दस्तखत आखिरी मौके पर करवाए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शॉर्ट आफ्टर। शॉर्ट आफ्टर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिमांड पे हो, बहुत ज़्यादा हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा हो और कोई उसी को चाह रहा हो, तो शॉर्ट आफ्टर का इस्तेमाल होता है। दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन सी इज करेक्ट, विच दैट इज़ इन ग्रेट डिमांड, मतलब कि कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिमांड में हो, हर कोई उसी को चाह रहा हो, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई सेवा हो सकती है। सो यूसेज इन ए सेंटेंस, दीज टाइप्स ऑफ जॉब्स आर हाईली सॉर्ट आफ्टर। सो दिस मतलब ये किसी तरीके की नौकरियों के बारे में, जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं, विच आर इन ग्रेट डिमांड। सो इन इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स आर हाईली सॉर्ट आफ्टर। नेक्स्ट, टाई द नॉट।
इसका अर्थ ये होता है कि आप किसी व्यक्ति से, जब दो व्यक्ति शादी कर रहे होते हैं तो उस स्थिति में टाई द नॉट इडियम का इस्तेमाल होता है। सो दिए गए ऑप्शन में से सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, टू गेट मैरिड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो यूसेज इन सेंटेंस देखते हैं। इट लुक्स लाइक हेली एंड माइकल हैव फाइनली डिसाइडेड टू टाई द नॉट आफ्टर 3 years ऑफ डेटिंग। दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है जो 3 साल से एक दूसरे से मिल रहे थे, एक दूसरे को डेट कर रहे थे। एंड दे फाइनली डिसाइडेड टू टाई द नॉट, मतलब वो उन्होंने अब आखिरी में फैसला किया है कि वो एक दूसरे से शादी कर लेंगे। सो दिस इज़ हाउ टाई द नॉट इज़ यूज्ड। नेक्स्ट इज एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इस फ्रेज का अर्थ ये होता है कि जब आप देखते होंगे कि कई बादल होता है तो बादल एक अंधकार, एक डार्क सीन होता है आसमान पे, और उसके बाद जब कोई बिजली चमकती है तो एकदम से उस अंधेरे को चीरती हुई वो बिजली चमकती है। सो इसका अर्थ ये होता है कि सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी हो, उसमें हमेशा एक आशा की किरण, एक उम्मीद हमेशा रहती है। सो इसका सही ऑप्शन होगा नो। ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए is the correct option because the option A is not the correct option because no bad situation is permanent. ये सही नहीं है। ऑप्शन बी, if one wants rain then one has to bear with the dark clouds. Option B is not correct. Option C, every blessing comes with a hidden curse. This is not correct. Option D, every bad situation has some good aspects to it. मतलब कि सिचुएशन कितनी भी बुरी हो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ usage in a sentence. Even though he had lost the match, he had gained in experience and was now more confident as every cloud has a silver lining. मतलब कि किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो एक मैच में उसकी हार हुई है, लेकिन उसको इससे ही इज गेन्ड एक्सपीरियंस, उसको अनुभव की प्राप्ति हुई है। एंड ही इज़ नाउ मोर कॉन्फिडेंट कि मैच हारने के बावजूद उसको अनुभव मिला है और अब वो इसी की वजह से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। एंड इसीलिए कहा जाता है कि एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। नेक्स्ट इज़ नल एंड वॉइड। इसका मतलब कि कोई चीज़ जब आप उसको इनवैलिड करार दे दें, जब कोई चीज़ आप उसको निगेट कर दें, नगण्य कर दें, तो नल एंड वॉइड इडियम का इस्तेमाल होता है। सो ऑप्शन ए इन दिस केस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी, ऑब्जर्वेंट इज नॉट करेक्ट, अनकंट्रोल्ड इज नॉट करेक्ट, होमलेस इज नॉट करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज इनवैलिड इज द करेक्ट ऑप्शन। The usage in the sentence, a spokeswoman said the agreement had been declared null and void. एक महिला ने कहा, किसी कंपनी की स्पोक्सवुमन है वो जो उस कंपनी के बिहाफ पे बोलती हैं, दैट द एग्रीमेंट हैड बीन डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। मतलब दो पार्टीज़ के बीच में जो एग्रीमेंट था उसको उन्होंने नल एंड वॉइड, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑन टेंटरहुक्स। ऑन टेंटरहुक्स का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में आपको कोई ज़्यादा डिटेल प्राप्त नहीं होती है, आप ज़्यादा जानकारी नहीं जानते हैं और हमेशा उस में एक सस्पेंस बना हुआ है और साथ में आप उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित भी हो रहे हैं, उस स्थिति में ऑन टेंटरहुक्स मतलब कि जैसे अब जब आपके एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट आने वाला रहता है तो आप हमेशा बहुत ज़्यादा एंशियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा सस्पेंस वाली सिचुएशन रहती है, उस स्थिति में टेंटरहुक्स इडियम का प्रयोग होता है। सो ऑप्शन ए, हैप्पी एंड एक्साइटेड नहीं, एक्साइटेड तो रहते हैं, एक्साइटेड भी नहीं रहते हैं, बट एंशियस रहते हैं बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे सस्पेंस भी बना रहता है और आपको पता भी नहीं रहता है कि आगे क्या होने वाला है। सो ऑप्शन ए इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी, इन सस्पेंस एंड एंग्जाइटी, yes, this is the correct option because there is a situation where there is suspense and anxiety. So option B is the correct option. Option C, angry and irritated, is not the correct option. Surprise and shocked is also not the correct option. काफ़ी ये जो ऑप्शंस थे काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे,
तो इस स्थिति में आपको इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे इसका सही उत्तर दे पाएँ। यूसेज इन अ सेंटेंस, दे वर ऑन टिंटर ओक्स वेटिंग फॉर ए फ़ोन कॉल। मतलब कोई किसी व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है जो बहुत ज़्यादा सस्पेंस की सिचुएशन में थे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में थे, किसी फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे थे। थैंक यू।